किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम खास जानकारियां देते हैं। कुछ ऐसी ही जानकारियां अपने आज के कार्यक्रम में भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और अब तो हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं और उसका अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी जैविक खेती करना चाहते हैं तो अब जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। आइए जानते हैं क्यों करनी चाहिए जैविक खेती और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। किसानों के लिए उनके खेत उनकी कर्मभूमि है। उनकी फसलें ही उनके जीवन का आधार हैं। आज पूरे देश में जैविक खेती के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जैविक खेती प्राकृतिक कम लागत टिकाऊ खेती या फिर ऑर्गेनिक खेती है। जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, जिससे बिना रसायनों के उपयोग से भी लाभदायक खेती की जा सकती है। जैविक खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आधुनिक खेती कर रहे हैं उसको जैविक खेती में बदलने के लिए अपने खेतों को लगभग उन्हें 3 साल का कन्वर्जन पीरियड चाहिए है। तो 3 साल के कन्वर्जन पीरियड को जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि उसमें किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है, किसी भी रसायन का भी उपयोग नहीं करना है, अर्थात किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जो भी हमारे ये जितने भी सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उनका उपयोग नहीं करना है, बल्कि उसके अंदर जो है जैविक खादों का उपयोग करना है। उसके साथ साथ जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है और बोटेनिकल्स का उपयोग करना है। लेकिन उसको जो है जैविक जो उनका उत्पाद होता है जैविक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं या बेच नहीं सकते हैं। उस पीरियड को जो है कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। वैसे हमारे देश की बात की जाए तो आजादी से पहले पारंपरिक खेती जैविक तरीके से ही की जाती थी। खेतों में किसी भी तरह के रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। रासायनिक उर्वरकों से उपजी फसलों के कारण हमें कई दीर्घकालिक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इन्हीं रासायनिक उर्वरकों के परिणाम के कारण ही आज एक नवजात बच्चा भी मधुमेह का शिकार हो जाता है। किसानों को खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी लागत बहुत बढ़ जाती है। साथ ही लघु और सीमांत किसानों के लिए ये मजबूरी बड़ा बोझ बन जाता है। भारत में जैविक खेती के लिए अनेकों प्रयास हो रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी जागृत दिखी। किसान भाई और बहनों, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं तो हमारी सरकार भी इसके लिए काफ़ी कदम उठा रही है। उन्होंने जो है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग खोला है गाजियाबाद में। इसके साथ साथ जो है उन्होंने नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन चलाया है वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए, और उनको जो हमारी तकनीकें हैं उनको ईजाद करने के लिए। इसके साथ साथ जो है सरकार कुछ जो है सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी इस तरीके से दे रही है, यदि कोई किसान और भाई बहन जो है जैविक खेती करना चाहते हैं तो वो समूह बना लें। समूह बनाने के लिए 50 किसान आपस में मिल जाएं, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, और 50 एकड़ जो है ज़मीन होनी चाहिए कम से कम, जब तक जो है आपका कन्वर्जन पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अच्छा चांस है, अच्छा मौका है। जो जैविक खेती नहीं कर रहे हैं तो जैविक खेती करें। साल 2016 में सिक्किम देश का पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया। इसी तरह का जुनून अगर देश के दूसरे राज्य भी दिखाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश रसायन को छोड़ जैविक देश बन जाएगा।
अभी आपने जाना किस तरह आप कर सकते हैं जैविक खेती और इसके क्या क्या लाभ हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, जिस तरह हम अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपनी मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए भी हमें कई प्रकार के उपाय करने चाहिए। किस तरह से आप मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी ऋतु बोरा ने बात की कृषि वैज्ञानिक से। मौजूद है शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू में। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं सॉइल टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि किसानों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी मृदा में कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कितनी मात्रा उन्हें अपनी मृदा में देनी चाहिए। आज हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विकास शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो किसानों को जो मृदा जाँच है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कितनी ज़रूरी है मृदा जाँच? मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि मृदा की जांच जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी उत्पादन के लिए अच्छा पोषण होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हम इंसानों में या अपने बच्चों में हम देखते हैं कि अच्छे से अच्छी मात्रा उनको दी जाए और उसके लिए कई हमने इंजेक्शन भी रखे होते हैं। ऐसे ही हमारी ज़मीन को जो अच्छा बनाने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए उसका जो है जो टेस्टिंग है वो बड़ी ज़रूरी है। तो इसको हमें समय समय से करते रहना चाहिए ताकि हमारा उत्पादन है वो जो बढ़ता जाए। और जो ज़मीन में जिसको आजकल सॉइल हेल्थ का नाम दिया हुआ है आजकल स्कीम में, तो उसकी जो हेल्थ है वो बनी रहनी चाहिए। वो तभी पता चलेगा जब हमें उसके बारे में कोई जानकारी होगी, क्योंकि हम अगर मिट्टी का सैंपल लेते हैं, उसको किसी लेबॉर्ट्री में जांच कराते हैं, तो उस पर कितनी ताकत है एक उसका आपको अंदाज़ा लगता है। और वो बताएगा आपको कि आपने और कितनी खाद डालनी है और कितने फर्टिलाइज़र उसमें डालने हैं। अगर हमें कोई अंदाज़ा नहीं होगा तो हम ऐसे ही डालते रहेंगे, जिससे आपका नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप खाद ज़्यादा डालें। और दूसरी तरफ से अगर आप खाद कम डालते हैं तो नुकसान ये होगा कि आपकी फसल जो है वो अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए हमें इस बारे में पूरा ध्यान देना चाहिए और समय समय पे अपनी जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसकी जांच करते रहनी चाहिए। डॉक्टर विकास, हमें बताइए कि जो मृदा है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो आवश्यक हैं, जो ये बताते हैं कि जो मृदा है वो स्वस्थ है, वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं? ऐसे तो जो आम किसान भाई हमारे जो करते हैं, उसमें से तो हमारे जो 17 ऐसे हैं तत्व हैं जिनके बारे में हम जानकारी देते हैं किसानों को। पर वैसे जो 4-5 ऐसे जो हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो है एक नाइट्रोजन, एक है फास्फोरस, एक है पोटाशियम, और उसके अलावा कुछ हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे जिंक हो गया, बोरन हो गया, उन पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आजकल उनकी काफ़ी कमी आ रही है मिट्टी में। क्योंकि पहले किसान ये करते थे कि सिर्फ यूरिया लगाते थे, सिर्फ नाइट्रोजन देते थे अपनी मिट्टी को, तो उससे क्या होता था कि जो बाकी तत्व हैं वो ज़मीन से जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी कमी आने लगी है। तो हम ये 5-6 तत्व जो हैं मैंने अभी बताए उनकी देते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल के जो करैक्टरिस्टिक कह सकते हैं, जैसे पीएच हो गया, वो बताता है कि आपका सॉइल एसिडिक है या अल्कालाइन है। आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, जिससे सैलिनिटी का पता चलता है कि ज़मीन पे कोई कलर तो नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये है ऑर्गेनिक कार्बन। आजकल इसका बड़ा चल रहा है, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको देख के हम एक ओवरऑल आपको बता सकते हैं कि आपकी ज़मीन की जो ताकत है वो कितनी है। सिर्फ 1-2 प्रॉपर्टी देख के, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें बाद में उसके लिए कर सकते हैं। मिट्टी, हाँ। डॉक्टर विकास, हमें ये बताइए, ये तो आपने पोषक तत्वों के बारे में बताया, अगर हम बात करें टेस्टिंग के बारे में, तो पूरी जो प्रोसीजर है, एक तरीके की जो प्रक्रिया है, क्या रहती है मिट्टी से, ज़मीन से मिट्टी लेने तक, और यहाँ पे लेबोरेटरी में जो मिट्टी हम लेके आते हैं, जो जांच होती है, इसके बारे में पूरा जो सफ़र है ये बताइए टेस्टिंग के बारे में। तो जो हमारा ये सफ़र आपने कहा, ये हमारा सफ़र आपके खेत से शुरू होगा, जहाँ मिट्टी की जाँच के लिए पहले एक सैंपल लेंगे। तो ये पता चलेगा कि आपका खेत कितना बड़ा है। अगर हमारे यहाँ पे क्या है कि छोटे किसान हैं, उनके खेत छोटे हैं,
तो एक सैंपल, एक कंबाइंड सैंपल जिसको हम कहते हैं, आप अपने खेत में से 5-6 जगह से मिट्टी लेके उसको आपस में मिला दीजिए ताकि एक सैंपल एक खेत से बने। और आपने कई चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें कि कब लेनी है। सबसे बड़ी जो अच्छी या ज़रूरी बात यह है कि आपने मिट्टी कब लेनी है। तो ये आपकी फसल कटने के बाद जो है सबसे सही समय होता है आपकी मिट्टी की सैंपल लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपने अगली फसल लगानी होगी। तो वो फसल लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके मिट्टी की कितनी ताकत है, ताकि आप अगली फसल के लिए अपने जो खाद है उसकी तैयारी कर सकें और कितनी डालनी है उसके बारे में कर सकें। तो ये हो गया कि आपने कब लेनी है। उसके बाद आता है कि आपने कैसे लेनी है। तो उसके लिए जो हम लोगों ने कई वो भी होते हैं, लेकिन आम किसानों के पास वो इक्विपमेंट या कह सकते हैं टूल्स नहीं होती हैं। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि जो आपके पास खुरपा उरपा है आप जिससे यूज़ करते हैं, तो उससे भी आप अपना सैंपल ले सकते हैं। तो उसमें लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम जो मिट्टी का सैंपल लेते हैं वो ऊपर के 6 इंच से लेते हैं, और उसमें ऊपर से लेके 6 इंच तक आपकी जो ज़मीन है उसकी मिट्टी सारी आनी चाहिए। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, एक पहले ऊपर से थोड़ी घास वास को साफ़ करके, मिट्टी नहीं साफ़ करेंगे, सिर्फ घास जो मिट्टी के ऊपर है उसको साफ़ करेंगे, और एक वी शेप पिट बनाएंगे पूरी 6 इंच की या 15 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, 6 इंच की इस तरह की वी पिट बनाएंगे। और फिर एक साइड वी पिट से खुरपे के साथ पूरी काट के आप उसको एक लिफाफे में डाल देंगे। ठीक है, वो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक मिट्टी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो तत्व हैं वो अलग होंगे, नीचे अलग होंगे। अगर एक साथ आएगी तभी हम उसका सही एनालिसिस। अगर आपका सैम्पलिंग गलत होगी या मिट्टी का कैसे नमूना लेना है वो गलत हो जाएगा, तो आपकी सारी जो सैम्पलिंग की प्रतिक्रिया जो लेबॉर्ट्री में हम इतना करेंगे काम, वो सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए सैम्पलिंग जो पहली स्टेज है वो सबसे सही होनी चाहिए, ताकि आप अच्छा अपना खेत का नमूना आप हमें दे सकें। और उसमें ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ आपने पहले खाद डाली है अभी कुछ दिन पहले, या कहीं वहाँ पे ढेर लगाया था गोबर का, या कहीं पेड़ की छाया आ रही है, या कोने हैं आपके खेत में, तो वहाँ से आपने मिट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि आपने जाना कि जो मृदा की जो जांच है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा कि आपकी मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वह कितनी है, जो इसमें पोषक तत्व है उनकी कमी के बारे में कितना आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ये आपको इसमें मददगार साबित होता है आपकी मृदा की जाँच के लिए। तो अभी आपने देखी बातचीत की एक झलक। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अगर कोई इंसान किसी भी काम को करने की मन में ठान ले तो वो किसी भी कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकता है। और ऐसा ही कर दिखाया है जम्मू जिले के सुभाष नगर निवासी तरसेम शर्मा और उनकी धर्मपत्नी मोनिका शर्मा ने। साल 2005 में सिर्फ एक गाय से काम शुरू करने वाले तरसेम शर्मा के पास आज 30 गायें हैं। जहां वैज्ञानिक सलाह के साथ वे पशुपालन को आगे बढ़ा रहे हैं। डेयरी का काम मैंने 2005 में शुरू किया था। तो हमें क्या था कि थोड़ा दूध प्योर नहीं मिलता था मार्केट से। एक गाय ले आए हम घर में दूध के लिए, तो जैसे एक गाय रखी तो ऐसा ऐसा उस गाय से लोगों को भी दूध दिया। तो जैसे वो लोगों को दूध का टेस्ट पड़ा तो लोगों ने हमें थोड़ा सा इनकरेज किया कि आप और गाय ले आओ, तो हमें दूध की वो। तो ऐसा ऐसा मैं इस काम को बढ़ाता गया, और जैसे जैसे कुछ उतार चढ़ाव भी आए मेरी लाइफ में डेयरी फार्म में। इस काम में मेरी जो अपनी वाइफ थी उसने बड़ी सपोर्ट करी है मेरे को।
तो बड़ा मिलता है मार्केट में, केमिकल वाला ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दूध अच्छा होना चाहिए हमें, इसलिए हमने गाय लाई। उसके बाद जैसे जैसे हमने गाय लाई, फिर 1-2 कस्टमर लिंक में रहे कि उनको दूध वगैरह, फिर ऐसे धीरे धीरे 2 से लेके आज हमारे पास 22-25 गाय हैं। पशुपालन क्षेत्र में कदम रखना तरसेम शर्मा के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी खेती या पशुपालन नहीं किया था। तरसेम और उनकी पत्नी मोनिका शर्मा पहले कॉस्मेटिक के बिजनेस से जुड़े हुए थे, लेकिन जब वे पशुपालन क्षेत्र में आए तो उन्होंने पशुपालन से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हासिल की और उन जानकारियों का इस्तेमाल अपनी डेयरी में किया। यही कारण है कि तरसेम शर्मा की डेयरी में पशुओं का खासा ध्यान रखा जाता है। पशुओं के चारे से लेकर टीकाकरण तक सभी मुख्य बातों का ख्याल इस डेयरी में रखा जाता है। आजकल के समय में शुद्ध दूध मिलना इतना आसान नहीं है। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए तरसेम शर्मा और मोनिका शर्मा ने डेयरी खोलने का विचार बनाया। घर में डेयरी है तो साफ सफाई तो रखनी है, और क्योंकि गाय एक जानवर को समझने के लिए एक आपको संयम जरूरी है, क्योंकि एक जानवर तो आपसे कुछ बोल नहीं सकता, उसको समझने के लिए आप में संयम होना चाहिए। अगर आप ये डेयरी खोलते हैं, आप में 3 चीज़ें आप में ज़रूरी है, एक संयम, एक समय, एक अच्छा वातावरण। अगर ये 3 चीज़ें आप में हैं तो आप डेयरी फार्म के लिए परफेक्ट हैं और आप ये काम कर सकते हैं अच्छे से, जिससे कि वे शुद्ध दूध का सेवन कर सके और दूसरे लोगों तक भी इस दूध को पहुंचा सके। आज के समय में इन्होंने 20 से 25 डेयरी खुलवा दी है, जिससे कि आसपास के इलाके में स्वच्छ दूध को पूरा किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमने अच्छी ब्रीड पे काम किया और इनके जो अच्छे साइंटिफिक तरीके से अपना सिस्टमेटिकली इसको डाइट का, इनकी वैक्सीनेशन का, इनकी डिवॉर्मिंग का, हर चीज़ पे हमने फोकस रखा और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज मेरे इस छोटी सी जगह में मेरे पास छोटे बड़े 30 एनिमल हैं और जो मेरी मंथली इनकम अच्छी हो जाती है, जिसमें हमारे 2 परिवार अच्छी तरह से पलते हैं और 2 मेरे सर्वेंट भी हैं जिनको मैं अच्छी पे भी देता हूँ। डेयरी में पशुओं की देखभाल तरसेम शर्मा और उनके भाई करते हैं और दूध को प्रसंस्कृत कर उत्पाद तैयार करने का काम मोनिका शर्मा देखती है। मोनिका बताती है कि धीरे धीरे दूध की मांग को बढ़ता देख उन्होंने इससे दूध और पनीर बनाने की ठानी। पहले स्टार्टिंग में हमने सिर्फ मिल्किंग का ही रखा था, सिर्फ मिल्क। उसके बाद जब शॉप हमने लाई रोड पे, तो फिर धीरे धीरे डिमांड हो गई कि अगर अच्छा मिल्क दे सकते हैं आप तो पनीर और दही क्यों नहीं। फिर भी आइडिया बहुत अच्छा लगा हमें, फिर हमने और एनिमल लाए और काम बढ़ाना चाहा, डिमांड पे ही पनीर बना। जैसे पनीर टेस्ट लगा सबको तो फिर हमने दही का भी इस्तेमाल कि दही भी बना सकते हैं, इंसान चाहे सब कर सकता है लेकिन उसमें करने की रुचि होनी चाहिए। तो फिर अब जैसे दही अब इतनी डिमांड बढ़ गई है कि हमें ये स्पेस भी कम लगती है, अब तो हमें शायद अपना डेयरी फार्म बड़ा लार्ज स्केल पे लेना पड़ेगा। तरसेम शर्मा और मोनिका शर्मा जो कि खेती किसानी के क्षेत्र से कोसों दूर थे, इन्होंने इस क्षेत्र को चुना और इसकी अपार संभावनाओं को तलाशा और इस क्षेत्र से रोजगार का सृजन किया। मैं एक नई जनरेशन को ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हर घर में नौकरी की सुविधा नहीं है, रोज़गार की सुविधा नहीं है, वो इस काम को अपना के अपनी बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं। आप छोटी सी जगह में भी 2-4 एनिमल रख के अपना एक मंथली अच्छा इनकम बना सकते हो। अब ये ना सिर्फ खुद मुनाफा कमा रहे हैं,
बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इससे लाभान्वित कर रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।